Hi students, welcome again to my channel CS Bhasha. Today's video is on data structures in Python because हमारे को ना ही सिर्फ ये जानना है कि कौन कौन से डेटा अलाउ करता है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट एट द सेम टाइम उनकी इम्प्लीमेंटेशन जब हम रियल टाइम डेटा के साथ उसमें डालते हैं वेरिएबल के अंदर, तो उसकी रियल टाइम एप्लीकेशन कैसे होती है. तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर मीन्स हाउ द डेटा इज टेकन फ्रॉम द यूज़र एंड हाउ द डेटा इज एक्चुअली गेटिंग स्टोर्ड. सो उसको जानने के लिए, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी नीड दैट डेटा, सो दैट वी कैन not only work, we can organize it, we can store it, and as and when it is required for us to access the data, it is convenient for us. So that is basically how a data structure works. We have two types of data in a data structure in any programming language. So we basically have primitive and non-primitive. Now primitive क्या होता है कि कोई भी basic data structure जो किसी भी लैंग्वेज का बिल्डिंग ब्लॉक है. जैसे बेसिक में मैंने अगर आपको बोला ओके बच्चों, यू सपोज टू टेक द रोल नंबर, योर रोल नंबर, व्हाट इज़ योर रोल नंबर, सो ऑब्वियसली यू विल गोइंग टू स्पीक अबाउट एन इंटीजर वैल्यू. तो एक नंबर बोला आपने, तो ऑटोमेटिक, और आपको पता है कि पाइथन के अंदर एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन तो नहीं होती है, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन होती है. तो वो क्या करता है, एक वेरिएबल में वैल्यू असाइन करता है और उसकी इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन एक इंट कर देता है. Similarly, if I say, okay, now you store your percentage, what will you do? You will take the value with the decimal point, and the language automatically stores a floating point value into another variable. So basically, depending upon what data you're giving in your program or through your program, it assigns the data. So basic बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से हो गए आपके, ये वाले प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर. सो प्रिमिटिव कौन कौन से हुए, आप इंटीजर वैल्यू स्टोर करते हो, फ्लोट वैल्यू स्टोर करते हो, सिमिलरली स्ट्रिंग करते हो, बूलियन करते हो. नॉन प्रिमिटिव कौन से हुए कि वो ना ही सिर्फ वैल्यू स्टोर करते हैं बट दे ऑल्सो हैव वैल्यूज in the different formats, but the base is always a primitive data structure. For example, you know about list. So what is exactly a list? A list is a mutable data type जिसके अंदर हम data of different types डाल सकते हैं, because वो एक heterogeneous collection है. उसमें आप एक ही list के अंदर numeric data भी डाल सकते हैं, floating point data भी डाल सकते हैं, string भी डाल सकते हैं, लेकिन ये ultimately data कहाँ है, इंटीजर डेटा है, फ्लोटिंग है, स्ट्रिंग है. ये कहाँ से आए, आपके बेसिक डेटा स्ट्रक्चर मतलब प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से आए. सो इसीलिए हमारे नॉन प्रिमिटिव जो हैं अलग अलग काम के लिए यूज़ होते हैं. जिससे फॉर एग्जांपल इफ़ इट इज़ एन एरे और इट इज़ अ लिस्ट और इट्स अ डिक्शनरी और इट्स अ टपल ऑफ फाइल्स और इवन वी हैव सेट्स. सेट्स आप बाद में करेंगे, मैं इसका वीडियो अपने आने वाले सेक्शंस में डालूंगी ज़रूर. Okay, now we are aware about arrays, we know about list and dictionary and tuples and all, but उसके अलावा भी further हमारा data structure दो main parts में divide होता है, जिसको बोलते हैं linear data structure और non linear. देखिए linear का मतलब होता है कि in a line, तो जब आप एक ही ट्रैवर्सिंग के अंदर हर एक एलिमेंट को आप एक्सेस कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आपने उन वैल्यूज़ को एक लाइन में स्टोर करा हुआ है, विच मीन्स वेयर यू हैव वन element before or one element after, which is going in a sequence. So that's basically a linear data structure. Non-linear में क्या होता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है फॉर द एलिमेंट्स वो सीक्वेंशियल नहीं होती है. वन एलिमेंट could be connected to one or more elements and not in a particular order, not in a sequential. So इसी चक्कर में और इसी के रीज़न की वजह से जो ट्रैवर्सिंग है वो एक सिंगल एग्जीक्यूशन से पॉसिबल नहीं होती. मतलब अगर हम ये बोलें कि एक ही लूप के अंदर हम सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर पाएंगे इन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इट इज़ पॉसिबल, बट दैट मे बी डिफ़िकल्ट इन non-linear. But वो हमें नहीं करना है. We basically have to, today's lecture is all about working on linear data structure and the implementation through stack and queue. So ये दोनों एक concept हैं जो हम जिनकी implementation हम पढ़ेंगे using the list. And for non-linear we have graphs, trees and heap. Alright, so let's start with stack.
व्हाट एग्जैक्टली इज अ स्टैक? स्टैक का हम सीधा से एग्जांपल लेते हैं कि सपोज मेरे पास एक टेबल है, टेबल पे मैंने आपको बोली आप एक बुक रखिए, तो आपने एक बुक रखी। देन आई सेड ओके नाउ यू टेक अनदर बुक एंड यू कीप इट। वेयर विल यू कीप? आप ऑब्वियसली पहली बुक को तो उठाएंगे नहीं, आप उसके ऊपर रखेंगे। सिमिलरली that if I tell you okay now take the third book and put it, so you are basically pushing or keeping the book one over the other like this. That's what's happening. Okay, so same as a concept where when we talk about stack, which is an implementation of storing the data even in a list in such a manner that the data keeps getting added always at the top, which means it's getting inserted at the top. So you start from the first element, then you keep on adding it and appending it, so it keeps on getting added in a sequential order. All right, now similarly if I'm talking about telling you to remove the book, okay, so how will you remove it? You'll take the topmost book, you'll remove it. So that concept in a stack is actually called as popping or pop. Okay, so similarly if I say okay now you remove another book, that means the book which was kept at the top is the book which is getting removed. So it works on the concept that the element or the data which was last inserted will be the first one that will be taken out. क्योंकि देखिए हम लिस्ट के अंदर डेटा क्या स्टोर करते हैं, जब डेटा हम स्टोर करते हैं तो किस लिए स्टोर करते हैं? ताकि हम उसमें और डेटा या तो इंसर्ट कर सकें या और डेटा उसमें से निकाल सकें। तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी एलिमेंट को डिलीट कर देते हैं और कहीं पे भी एलिमेंट इंसर्ट कर देते हैं। तो एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में हम कैसे चलेंगे कि एलिमेंट हमेशा सबस्क्रिप्ट बढ़ता रहेगा और एलिमेंट इंसर्ट होता रहेगा। लेकिन अगर सपोज मैंने लास्ट वैल्यू डाली है 15, तो 15 विल बी द फर्स्ट वैल्यू that will be removed. So pop works on the existing, where the existing elements is always removed from the top only. Okay, so when you are inserting a new element, it's again at the top. When you're removing the existing element, it's also from the top. So let's take an example with the help of a list. So I have a list, for example, जिसमें आपके पास लिस्ट में आपने बोला कि पहला एलिमेंट इंसर्ट करिए, तो पहले आपकी लिस्ट खाली थी, आपने 10 को इंसर्ट कर दिया। फिर आपने बोला नाउ आई वुड लाइक टू इंसर्ट अनदर एलिमेंट इनटू द लिस्ट, दैट इज 20। देन आपने बोला ओके आई वांट टू इंसर्ट अनदर एलिमेंट 15 एंड सिमिलरली 45 एंड सिमिलरली 19। सो वेयर आर यू एग्जैक्टली इंसर्टिंग द एलिमेंट? यू आर इंसर्टिंग द एलिमेंट ऑलवेज एट द एंड, विच मीन्स you are just using the function append just the way you have always been using it. All right, similarly now if I say I want to remove the element, so it will not be the value 10, it will be the value 19 that will be removed. Okay, did you see? So it is not 10, it is 19. That means the last value that was inserted will be the first value that you will remove. Then you will again remove the next element to it, which is 45. Then you will say okay 15 and so on. So this is how it's working, which means the last element that you have inserted will be the first element that will be removed also. Okay, so you will go and use the function pop to delete that, but you're supposed to remember pop q, because when you don't give a parameter to pop, it will going to always remove the last element. So let's see how do we write the implementation of stack using the list. So for this, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि हम एक सीधा सीधा सा फंक्शन बना लेते हैं while true, जो अभी तक हमने बहुत बार यूज़ भी करा हुआ है। लेट मी जस्ट मेक 3 फंक्शंस, क्योंकि देखिए जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं ना, बहुत ही एक इस तरीके से बनाना चाहिए कि उसकी मॉडिफिकेशन आसान हो जाए. सो इट विल हैव वन पैरामीटर ऑफ द टाइप लिस्ट ओनली. आई एवरी टाइम आई वांट टू insert an element, I take the element and I say int input, enter a number, and then I simply say the list L dot append of x. So this way I got my value. Similarly if I want to remove, how will I say remove? कहाँ से करेंगे? एलिमेंट को हमेशा हम लास्ट पोजीशन से रिमूव करेंगे. सो सपोज हमने उसका नाम दे दिया उसको पॉप, लेकिन अगर कब तक रिमूव करेंगे? जब तक उसकी लेंथ. तो आपके 2-3 तरीके हैं. अगर आप या तो ये लिख दीजिए कि L इज़ इक्वल टू दिस, बट इसमें क्या होता है, एक ब्लैंक लिस्ट अननेसेसरली क्रिएट हो जाती है. तो हम एक ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि अगर length of the list is equal to 0, so that's a better way of writing, I feel. Then you simply say that your stack is empty and
you don't have to remove anything from there. But अगर वो उसमें element है, so obviously the length will be not be 0. So what will you do? You will simply say print, because you need to show also na the element that has been deleted. So l dot pop वो ना ही सिर्फ element at the last position remove करेगा, but at the same time वो दिखा भी देगा. ओके, सो हमने इसको रिमूव करके पॉप भी कर दिया. अब जब हम डिस्प्ले करते हैं एलिमेंट को, तो जहाँ से एलिमेंट डिलीट होता है, स्टार्ट होता है, हम वहीं से ही एलिमेंट को डिस्प्ले भी करेंगे. इसीलिए अगर मैं डिलीट कर रही हूँ फ्रॉम द लास्ट पोजिशन, सो दैट विल बी द पोजिशन फ्रॉम वेयर आई हैव टू स्टार्ट डिस्प्लेइंग. दैट मीन्स फ्रॉम द एंड ऑफ दिस लिस्ट. सो आई से फॉर आई in range, because now you need to go to the last, so you will write len of l minus 1 comma minus 1 comma minus 1. All right, and then simply keep on printing the value. Okay, so this way you will be having. And now let me show the menu also. What is my menu? Let me just say I would like to print where 1 stands for push, 2 stands for pop, 3 stands for display, alright, and 4 stands for exit. Alright, so you will basically be having this menu. Now you're doing nothing, you're just calling the menu while it is true, but before that you're having a list with you which is absolutely blank to begin with. So you're basically calling the menu. Now पहली चीज़ हमने क्या करी, मेन्यू को बार बार बुलाया. उसके बाद हमने चेक करा कि हमारे चॉइसेस क्या हैं. सो अगर उससे पहले हमने चॉइस ली यूज़र से कि आपने कौन सी ऑप्शन चूज़ करनी है. सो you'll say input, enter your choice. Let's give us a meaningful message, your choice. So if you simply say if choice is equal to 1, which function do you need to call? You need to call push, because you want to insert the element. Okay, so you'll just call the function push. Elif choice is equal to 2. What do you want to do with that? You want to use the function pop. That means you would like to delete the element. Similarly, elif, if you would like to display, so you'll just call the function display. And finally you would like to exit, but before exiting, because you have to give the message for the wrong choice also, so you will say choice is equal to 4, just break. Otherwise you simply say else wrong choice, just display a message wrong choice, and that's it. Okay, so once it's done, you just have to run your program, and you want to insert the first element. So let me see what is the problem that's coming. Have I given, हमने पैरामीटर नहीं दिया ना बच्चे, हमने इसके अंदर पैरामीटर देना है क्योंकि हम सब में पैरामीटर दे रहे हैं. Okay, so now you're just running your program. I'm saying push, enter the first element 12. I say again push, enter the second element 45. I'll say push, enter the third element 78. So when I'm displaying 3, तो हमने यहाँ पर भी पैरामीटर नहीं दिया. देखिए यही होता है जब हम क्विकली जल्दी से टाइप करते हैं ना, तो एरर्स आने के चांसेस होते हैं. बट ठीक है, इट्स ऑलवेज गुड टू लर्न फ्रॉम योर एरर्स. सो एक बार हम दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम को. नाउ आई डोंट थिंक सो देयर शुड बी अ प्रॉब्लम. So 1, I am entering the number 12, again I am pushing 78, again I am pushing 66, again I am pushing 55. If I would like to display, now just see the 55th element was the last element that I inserted, then 66, then 78, and then 12. So when I am going to pop it, I'll say 2. What will be deleted? The 55th element, because that was the last element that got inserted. Then I say again 2, 66 got deleted, 78, then 12. Now after 12, if I again press 2, what will it say? Stack is
empty. All right, so if I would like to push again, I'll say 77, I'll say 44, and then display, and that's it. That's the way basically stack works. The last element that you inserted was the first element that was also removed. All right, so I hope you've understood today's lecture, and if there is any doubt, please do write under the comment section. And cues I will be covering in the next lecture. So please like, if you've liked the video, press the like button, subscribe, and share it with your friends also. Thank you, children.